भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत मायने रखता है, इसलिए कि मैं जहाँ का हूँ, दरभंगा का। दरभंगा से स्थिति ऐसी है कि नेपाल बहुत करीब है, बल्कि आप मधुबनी और मधुबनी के बाद अगर जयनगर बढ़ते हैं, तो जयनगर से तो आप साइकिल से भी चले जाते हैं, पैदल भी चले जाते हैं, आपके सामने दिखता रहता है। और नेपाल के साथ जो हमारी सीमाएँ हैं, वह बहुत ज़्यादा वहाँ कभी तामझाम नहीं रहा, बहुत सुरक्षा नहीं रही। मतलब ऐसी भी स्थिति है, बिहार से जो बॉर्डर था, अब तो थोड़ी कड़ाई वहां भी हो रही है, वरना पहले ऐसी स्थिति थी कि एक पत्थर बस रखा हुआ है, वो भी धूल मिट्टी और अतिक्रमण से छुप सा गया है, और वो आपको घोषणा कर रहा होता था कि ये नेपाल है और ये भारत है। उस नेपाल में यूं तो उपद्रव पिछले 14 वर्षों से 15 वर्षों से हो रहा है। जिस दिन वहां माओवादियों की नजर लगी, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि कम्युनिस्टों की नजर जिस देश पर पड़ी या जिस देश में वो पनपे, उसका सर्वनाश सत्यानाश करके ही वो मानते हैं। आप विश्व से उदाहरण उठाकर देख लीजिए, यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्यूबा का क्या हाल किया, वेनेजुएला विश्व का सर्वाधिक सबसे धनी देशों में एक, जो जितना उसके पेट्रोल उसके पास है, उसकी क्या हालत हो गई। लीबिया की क्या हालत हुई। खैर लीबिया में तो दूसरे किस्म की तानाशाही थी, लीबिया को उससे हटा दीजिए, लेकिन फिर भी जहां जहां कम्युनिज्म वहां वहां चीजें खत्म हुई है। अब ये आंदोलन चला, इसके 3-4 मायने निकाले गए। पहला कहा गया कि भाई डीप स्टेट है, दूसरा कहा गया कि नहीं जी, ये तो जेन जेड वालों ने किया है, वो नेपोकिड और भ्रष्टाचार से परेशान थे। तीसरा कहा गया कि इसमें कई स्वनामधन्य विद्वानों ने तो भारत का भी हाथ बता दिया, और कुछ लोगों ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की वापसी हो रही है, इसलिए भारत रॉ और देसी जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल इसमें बहुत ज्यादा रूप से सक्रिय हैं। ये तमाम किस्म की थियरीज आई, लेकिन अभी इस वक्त आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, और आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा ऐसे विषयों पर विषय के एक्सपर्ट को बुलाता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित सिंह, जेएनयू में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के ऊपर इन्होंने पीएचडी की, अभी एक विशेष सेंटर है एनसीआईएस, उसमें पढ़ाते हैं और अंतरराष्ट्रीय विषयों के खासे जानकार हैं। आप इनसे कई बार सुन चुके हैं हमारी बातचीत। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद व्यालोक जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। 3-4 नाम चल रहे हैं, जैसे सुशीला कार्की हो गई, एक लाचीबेन जो नेता थे उनको जनता ने छुड़वा दिया जेल से। इसके अलावा एक बालेंद्र शाह हैं जो काठमांडू के मेयर हैं, और भी एक नाम है। 4 नाम इस तरह से मेनली चल रहे हैं, और अभी तक वार्ता पर वार्ता चल रही है। सेना ने दखल दे दी है, कहा है कि अब अगर लूटपाट या दंगा हुआ तो ठीक नहीं होगा। क्या खतरा ये तो नहीं कि फिर से वहां पहली बार सेना अपने हाथ में कमान ले ले, तानाशाही आ जाए वहां सेना की? क्या होने वाला है वहां? देखिए, आपने काफी सही सवाल पूछा, क्योंकि नेपाल अभी एक दोराहे पर खड़ा हुआ है और उस दोराहे पर नेपाल को अपना भविष्य चुनना है। लेकिन जो कयास कई लोग लगा रहे हैं कि क्या वहां पे सैनिक शासन आ जाएगा, तो ऐसा होता हुआ मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि इस दौरान जो भी धरना प्रदर्शन हुए और सेना प्रमुख ने जो भी अपने वक्तव्य दिए आम जनता को और मीडिया के साथ संवाद किया, तो हमेशा ही उनके पीछे जो राजशाही जो पूर्व राजा थे उनकी तस्वीर लगी थी। तो मुझे लगता है कि सैनिक शासन तो नेपाल में नहीं आएगा। अगर आना होता तो इन 2 से 3 दिनों के धरना प्रदर्शन में घोषित कर दिया गया होता। तो अभी भी जो सेना प्रमुख हैं वो कहीं ना कहीं अपनी स्वामी भक्ति नेपाल के साथ, नेपाल के राज परिवार के साथ दिखा रहे हैं, और इसको दिखाने में वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने बकायदा दिखाया भी है। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे सैनिक शासन आएगा। सेना के माध्यम से ही चीजों को अभी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। आम जनता का मान मनोवल किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि अब शांत रहिए, जल्दी ही एक अंतरिम सरकार की घोषणा
हम लोग करेंगे। और इसी वजह से जो सेना के कोऑर्डिनेशन के माध्यम से कई लोग आपस में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं और कई नामों पर चर्चा हो रही है। उसी में से एक सुशीला कर्की का नाम भी सबसे ज्यादा रेस में है। एक तो महिला है और वो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं और माओवादियों के खिलाफ कुछ कुछ ऐसे मुकदमे थे तो उसमें उन्होंने डिसाइसिव रोल भी प्ले किया। और एक समय ये था कि माओवादियों की सरकार ने इनके खिलाफ महाभियोग भी लाया था जो कि संसद में नहीं चल पाया और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद आम जनता के दबाव के बाद माओवादियों को महाभियोग वापस लेना पड़ा। दूसरा नाम बलेंद्र शाह का भी आता है जो काठमांडू के मेयर हैं, 35 साल के हैं और वो एक रैपर भी हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो उठापटक हुई उसमें उनका भी हाथ हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी बताया कि कुछ ही महीने पहले बलेंद्र शाह जो है वो अमेरिका के एम्बेसडर से मिले थे और उसके बाद ही सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए बलेंद्र शाह ने माओवादियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और धीरे धीरे उनके इस आह्वान पर युवा जुड़ने लगे। और उसी में एक कोशिश हुई कि सोशल मीडिया पर ये जितने भी माओवादियों के नेता हैं उनके बच्चों की, यहाँ तक कि अपोजिशन में जो और भी पार्टियां हैं उनके भी बच्चों की कुछ पिक्चरें वायरल हुई, कुछ वीडियो वायरल हुए जिसमें ये दिखाया गया कि ये जो नेता हैं ये एकदम आलीशान तरीके से राष्ट्रीय ठाट बाट के तरीके से रह रहे हैं। हर दूसरे दिन ये विदेश जा रहे हैं। ये लोग 20-20 लाख के जूते पहन रहे हैं, महंगी ज्वेलरियां खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम युवाओं में एक रोष था क्योंकि माओवादियों की जो सरकार आई वो एक खूनी क्रांति के माध्यम से आई और उन्होंने राजशाही को खत्म किया। कहा भी ये जाता है कि नेपाल ने करीब इस माओवादी क्रांति में 16,000 लोगों की बलि चढ़ गई और उसके बाद ही राजशाही का अंत हुआ। और 2008 से लेकर 2025 तक कहीं ना कहीं माओवादी या कम्युनिस्ट ही वहां पे सत्ता में रहे। परेशानी ये है कि वो नेपाल की राजनीति को स्थायित्व नहीं दे पाए और पिछले 14 से 15 साल में 14 सरकारें बदली हैं, 2008 से लेके 25 तक। तो इसी वजह से जनता परेशान थी क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं क्योंकि आप और मैं जेएनयू से पढ़े हुए हैं और जेएनयू में भी वामपंथियों का कुचक्र चलता है जिसमें वो बातें तो बहुत लच्छेदार करते हैं लेकिन आखिर में वो टाए टाए फिश हो जाते हैं या जहां जहां वामपंथियों के चरण पड़े हैं वहीं बंटाधार होता हुआ नजर आया। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया, चाहे वो वेनेजुएला का हो या क्यूबा का हो या यूएसएसआर का हो, यहाँ तक कि अगर हम बात करें भारत की भी तो पश्चिम बंगाल में 35 सालों तक वामपंथियों का एक छत्र राज रहा और बंगाल का जो बंटाधार हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। और बड़ी मुश्किल से वहां पे एक ऐसी सरकार आई जो कि वामपंथ का विरोध कर ही आई, ममता बनर्जी की। लेकिन वामपंथ के जितने भी गुंडे थे वो सब ममता सरकार के पैरोकार बन गए और इसलिए आज भी वेस्ट बंगाल का भला नहीं हुआ है। पूरे देश में 7 पे कमीशन चल रहा है, 8वें पे कमीशन को लाने के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल में अभी अभी भी 5वां या छठा ही पे कमीशन चल रहा है। रिटायरमेंट की उम्र भी सरकारी कर्मचारियों के लिए वहां 58 और 60 और मुश्किल 62 साल की है। और मुसलमान हो या दलित तबका हो या महिला हो, वेस्ट बंगाल में इनकी जितनी बुरी हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। तो जी कम्युनिस्ट जहां पे भी रहे हैं उन्होंने आर्थिक संसाधनों का दोहन जी किया है और जिस विचारधारा पर ये टिके हैं कि सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआओं को हटाना है, लेकिन यही बुर्जुआ सत्ता में काबिज हो जाते हैं और जो सर्वहारा वर्ग के ऊपर राज करते हैं और समाजवाद सिर्फ इनका
इस यहीं तक सीमित होता है कि ये समाजवाद का मतलब इनका परिवार होता है। तो वेस्ट जी बंगाल में हमने बिल्कुल। देखा है, वेनेजुएला और हर जगह देखा है, नेपाल में भी इन्होंने जी बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सारी सत्ता इन्होंने हथिया ली और आए दिन पिछले कुछ समय से हजारों लाखों अरबों करोड़ों के घोटाले इन माओवादियों के नेताओं के सर पर चढ़े हुए हैं और जनता इन सारी चीजों से परेशान थी। और जब इन डिसकंटेंट को रोकने के लिए उन्होंने कंटेंट पर ही पाबंदी लगानी शुरू कर दी, सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई, तो मुझे लगता है युवा सड़कों पर उतरे और 2 दिन के अंदर ही माओवादियों को वहां से खदेड़ दिया। जी व्यालोक जी। आपने माओवादियों का नाम लिया, आपने बंगाल का नाम लिया, आपने केरल छोड़ दिया। खैर इनके कुकर्म इतने हैं कि सारे के सारे आदमी एक साथ याद करके एक साथ बताए भी तो कैसे बताए, क्योंकि जहां जहां पड़े चरण कौमीज के तहता भयो बंटाधार, आपने सुनाया है। भारत में नेपाल की क्रांति से अति उत्साहित कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता, कुछ नेता, कुछ उसके छुटभइये गुंडे, कुछ उस पूरे गिरोह के जिसको इंडी गठबंधन कहते हैं उसके कई बड़े नेता, छोटे नेता, कुछ पश्चिमी चंपारण दिखाने लगे। हालांकि वो पैरोडी अकाउंट से हुआ, लेकिन जिस तरह धमकियां दी जाती हैं, अभी बिहार चुनाव है, बिहार की सीमा नेपाल से लगी हुई है, और जिस तरह ये बराबर आह्वान किया गया एक तरह से कि भाई भारत में बांग्लादेश को नहीं दोहरा पाए, नेपाल दोहरा दो। इसको कैसे देखा जाए? आपसे अंतरराष्ट्रीय बात करने के बाद थोड़ी सी राष्ट्रीय स्तर की चर्चा भी हम चाह रहे हैं। इसको कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पर ही आप जरा समझाइए कि ये क्या बवाल है, इसको कैसे देखें, और क्या भारत में सचमुच ऐसी कोई संभावना है भी? देखिए, क्योंकि अगर मैं पहले संभावनाओं की बात करता हूं तो संभावनाएं तो हो भी सकती हैं या पैदा कर दी जाती हैं, क्योंकि भारत हालांकि भारत की तुलना बांग्लादेश, वेनेजुएला या नेपाल से नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत छोटे मुल्क हैं। लेकिन परेशानी यह है कि भारत में संघीय व्यवस्था है और बखूबी ही बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको अर्ध संघीय व्यवस्था रखा, ताकि कहीं ना कहीं एक शिकंजा रहे और भारत एकता के सूत्र में पिरोया रहे हमेशा। लेकिन भारत में भी ऐसी ताकतें हैं जो क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे और ना जाने किन किन नामों पर जनता को बांटने की कोशिश करती है। लेकिन भारत में ऐसा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हुआ तो उसकी तस्वीर इतनी भयावह होगी कि उसकी संकल्पना करना ही बड़ा मुश्किल है। यहाँ का जो एक इमेच्योर अपोजिशन है वह लगातार ये सपने संजो रहा है कि काश भारत में भी ऐसा हो जाए। तो मुझे लगता है नेपाल से उनको सबक लेने की जरूरत है कि नेपाल में जो क्रांति हुई है उस क्रांति में सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों को ही खदेड़ा नहीं गया है। जितने भी लोग पिछले कुछ सालों में नेपाल में सत्ता में रहे हैं, विपक्ष में रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं गया है, उनके साथ भी मार पिटाई हुई है, उनके संसाधन संपत्ति, यहाँ तक कि उनके रिश्तेदारों की, उनके बच्चों की संपत्तियों को भी आग के हवाले किया है और दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। तो मुझे लगता है कि बिहार चुनाव का आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। बिहार में जो जंगल राज है, जो लालू प्रसाद यादव और उनके वंशजों ने जो करोड़ों और अरबों का घोटाला किया, जिसमें वो सजा याफ्ता भी हैं, तो मुझे लगता है जब जनता सड़कों पर उतरेगी तो वो जाति नहीं देखेगी, वो पक्ष और विपक्ष नहीं देखेगी। जो उनको भ्रष्टाचार में लिप्त लोग नजर आते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। और ऐसे में बिहार में तो लालू प्रसाद यादव का परिवार सबसे आगे और पहले नंबर पर खड़ा होगा। और उसके पश्चात, क्योंकि राहुल बाबा भी इन लोगों के साथ ही खड़े हैं, तो यूपीए 1 और यूपीए 2 में जितने हजारों लाखों करोड़ों के घोटाले हुए उनको गिनते गिनते थक गए। इंडियन एक्सप्रेस में तो अपने फ्रंट पेज पे छापा था, इतने जीरो लगाए थे कि जीरो गिनना ही जनता भूल गई थी, इतने घोटाले यूपीए 2 में हुए। तो मुझे लगता है कि हमारा जो अपोजिशन है वो थोड़ा संभल जाए, मैच्योर हो जाए। 55-55 साल के बुढ़े हो गए हैं, अभी भी ये लोग अपने आप को युवा नेता दिखा रहे हैं, जबकि युवाओं ने इनको कब का दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है, क्योंकि ये लोग भारत के युवाओं के आइकन नहीं है।
तो मुझे लगता जी है कि हमारा जो अपोजिशन है थोड़ा मैच्योर तरीके से काम ले, क्योंकि और जो कई आम लोग भी ऐसे सपने संजो रहे हैं कि काश भारत में ऐसा हो जाए, तो मुझे लगता है उनको समझना चाहिए कि अगर इस तरह की हरकत भारत में हुई तो पिसेगा आखिर में आम नागरिक ही और देश का युवा ही। बड़े मुश्किल से आजादी के 75 साल हुए हैं, उसमें भारत बहुत एक सपेरों का मुल्क से लेकर हम 10वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था तक आज पहुंच गए हैं। हम विश्व के बड़े देशों को बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर अपने उंगलियों पर नचाते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ ही दिन में हमने अमेरिका के भी सुरों को बदलते हुए देखा है। तो मुझे लगता है भारत में तरक्की की राह पर ही चलना चाहिए। हमारा जो अपोजिशन है उनको अगर सत्ता परिवर्तन करना है तो प्रजातंत्र के माध्यम से ही, संविधान के माध्यम से ही सत्ता परिवर्तन की कोशिश करें। अन्यथा भारत जो प्रगति की ओर अग्रसर हुआ है वो सत्ता पक्ष के साथ मिलजुल कर चले और हेल्दी राजनीति को प्रोत्साहित करें। अगर वो जनता को भड़काएंगे तो मुझे लगता है ये जो हमारे वो बुढ़े बाबा है जिनको यंग बाबा बोला जाता है, उनके दिन बिल्कुल ही अंतिम कगार पर आ जाएंगे और इतने इमेच्योर हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ेंगे और फला करेंगे, ठिकाना करेंगे। तो मुझे लगता है कि अरे भाई, अब तो सुधर जाओ। कम से कम देश का ख्याल नहीं है तो अपने ही परिवार का ख्याल रख लो। आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, लेकिन एक ही मोहतरमा के साथ कई देशों में नजर आती हैं। तो मुझे लगता है एटलीस्ट राहुल गांधी शुड ओन हिज ओन फैमिली। देश को तब ओन करें, पहले अपने परिवार को ओन करें तो ही उनके लिए बेहतर होगा। तो मुझे लगता है इस विषय पे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने देश की अपोजिशन से एक परिपक्वता की उम्मीद करता हूं और हमारे देश के नागरिकों से भी एक परिपक्वता की उम्मीद करता हूं कि वो इन लोगों के बहकावे में ना आए। कुछ लोग आए थे लेकिन सरकार ने बड़ा मुनासिब तरीके से उन सारे आंदोलनों का, चाहे वो भीमा कोरेगांव की बात हो या किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानियों ने जो किया, लाल किले पे जो हुआ या शाहीन बाग में जो हुआ, तो मुझे लगता है वर्तमान सरकार ने बखूबी डीप स्टेट के इरादों पर पानी फेरा और मुझे लगता है हमारी सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद है और इस तरह के मंसूबों को पर काबू रखेंगी और पूरा नहीं होने देंगी। जरूरत है कि देश के युवा भी मैच्योर तरीके से काम ले, ध्रुव राठी के वाहियात वीडियो को ना देखें, क्योंकि वो व्यक्ति कभी जर्मनी में है, कभी इटली में है और कभी अमेरिका में बैठकर सिर्फ ज्ञान बांच रहा है और करोड़ों रुपए कमा रहा है और आपको सिर्फ ठेंगा दिखाया जा रहा है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है आम नागरिकों और युवाओं को अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। और वर्तमान नेतृत्व की बात करें तो वो युवाओं के नेतृत्व को साथ लेकर चल रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी कुछ ही दिन में वो भी 75 साल के हो जाएंगे, लेकिन वो युवाओं से कनेक्ट करते हैं। वो युवाओं की, जेन जी की लैंग्वेज में बात करते हुए नजर आते हैं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय जाते हैं, जेएनयू जाते हैं, तो वो बात गंगा ढाबा की करेंगे, वो सुदामा टी स्टॉल की बात करेंगे, वो शांति निकेतन और सत्या निकेतन के मोमोज की बात करते हैं। यहाँ तक कि जो युवा वीडियो गेम खेलते हैं, परीक्षा पे चर्चा, ना जाने कितने उन्होंने प्रकल्प ऐसे चलाए हैं कि वो आए दिन युवा की लिंगो और लैंग्वेज के में ही बात करते हुए नजर आते हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से युवा एंटरप्रेन्योर को वो फंडिंग देते हुए नजर आ रहे हैं, उनको रोजगार देते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत की सरकार और वर्तमान नेतृत्व युवाओं से अच्छा कनेक्ट कर पा रहा है और उसी का नतीजा जो अपोजिशन के तथाकथित युवा हैं वो बिल्कुल भी सही प्रकार से युवाओं से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए देश का युवा मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ तक कि नेपाल के युवाओं ने भी बोला जी इस धरने प्रदर्शन के दौरान कि हमें भी नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहिए जो भ्रष्ट नहीं है और जो भारत को इतना आगे ले गया, वैसे ही नेता नेपाल को मिलेगा।
तो नेपाल में फिर से सुख शांति और समृद्धि रहेगी। जी, वैसे वो लोग तो संघ वाले थे जिनको दरभंगा से ले जाया गया था, दर्शकों श्रोताओं। लेकिन बीच में अमित जी थोड़े उल्टे भी हुए थे, क्योंकि वो बीच में एक फोन आ गया था और मैं बंद करना भूल गया था, उसके लिए ये माफ कीजिएगा। वामपंथी ताकतें हैं जो सीधी बात को उल्टा कर देती हैं, तो इसलिए वो टेक्नोलॉजिकली हो जाता है। जी, अन्यथा ये भी एक नैरेटिव है कि दरभंगा के युवा वहां पहुंच गए थे, ऐसा नहीं है। वो सारे नेपाल के युवा थे। उनकी जो लैंग्वेज नहीं का नहीं, टोन है, टेनर है, वो भी हम लोग समझते हैं। ये दर्शक भी जानते हैं, और दर्शक ये भी जानते हैं कि स्वामी जब व्यंग की भाषा बोलता है तो कितनी मजेदार बोलता है। बहरहाल दर्शकों श्रोताओं, आपने नेपाल पर यह विशेष चर्चा सुनी, नेपाल के बहाने यहाँ के विपक्ष पर चर्चा सुनी। अमित जी ने जो बातें कही, उन्होंने इतने विस्तार से और इतने आराम से, इतने आसान भाषा में, सहज भाषा में, प्रवाहमान भाषा में आपको बताया कि अब मेरे लिए जोड़ने को कुछ खास नहीं है। तो हम यहाँ लेंगे एक विराम, फिर किसी अगले वीडियो में अगले विषय के साथ आपसे मिलेंगे, हाजिर होंगे। व्यालोक वाणी पर आप अपना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का स्नेह बनाए रखिए। आप लोग बनाए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेंगे एक छोटा सा विराम, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।